तो जिस तरह से इसमें लिखा है प्रकाश, यानी कि हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, परावर्तन और अपवर्तन दो चीजें। परावर्तन से तो तुम्हें समझ में आता होगा कि कोई चीज लौट के वापस आना। ठीक, किसी चीज का लौट के वापस आना वो परावर्तन। मतलब परावर्तन यानी कि गई और फिर वापस उसी माध्यम में आ जाए, रास्ता चेंज हो सकता है उसका उसका रास्ता चेंज हो सकता है, यानी कि जिस रास्ते से गई उस रास्ते से वापस ना भी आए, वापस उस रास्ते से भी आ सकती है या दूसरे रास्ते से आ सकती है, लेकिन माध्यम वही होगा, यानी कि जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में वापस जाएगी। इस तरह समझ सकते हैं परावर्तन के लिए। तो कुछ चीजें मैं तुम्हें समझाता हूँ। हम आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LIGHT। ठीक, ये चीजें हैं। देखो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो इंग्लिश में भी याद करनी है और कुछ हिंदी में याद करनी है। जो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश वाले तो टोटल इंग्लिश में याद करते हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको कुछ चीजें जो मेन चीजें होती है वो इंग्लिश की, उसके जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो भी शब्द होते हैं वो याद रखने चाहिए। यानी कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। ठीक, तो ऐसे समझो, बचपन में तुम लोगों ने देखा होगा कि बॉल लेकर के और दीवार पे ऐसे मारते होगे। ठीक, यहाँ पर से कोई चीज ऐसी मारी, मैंने इसको ऐसे मारा, ये वापस आएगा, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, परावर्तन किसी चीज का किसी चीज से टकरा के वापस आ जाओ ना, परावर्तन कहलाता है। ठीक, सीधी सी बात में। लेकिन हम पढ़ क्या रहे, किसका परावर्तन? हमने अगर दीवार पे, जो दीवार है ये मेरे सामने पीछे बोर्ड है। ठीक, अगर बोर्ड पे मैंने कोई चीज फेंकी और वो वापस आया है तो वो उस चीज का परावर्तन हुआ। ठीक, जैसे बॉल मारी, बॉल वापस आ जाएगी, दीवार में से मारी, तुम लोग लेना बॉल, लेना कोई भी चीज लेना, बॉल इसलिए इजी रहती है क्योंकि बॉल मारते हैं तो बॉल जंप करती है, इसलिए वो वापस आके हाथ में पकड़ने में आसानी रहती है, किसी को चोट नहीं लगती है। ठीक, बॉल लेना, बॉल को दीवार पे मारना, और दीवार पे जैसे मारोगे टकराने के बाद वो वापस आएगी। तो कभी कभी तुम देखोगे कि जिस रास्ते से तुमने जैसे ऐसे फेंकी, तो जिस रास्ते से गई थी, जैसे यहाँ तुमने ऐसे फेंका, हाथ यहीं रहेगा, बॉल इसी में आगे फंस जाएगी। तो इसका मतलब है कोई जिस रास्ते से गई, इस रास्ते से गई और इसी रास्ते से वापस आ गई। ठीक, कभी कभी क्या वो ऐसे होगी कि तुम बॉल ऐसे मारोगे लेकिन वो ऐसे तिरछा जाएगी, नहीं तुम्हें ऐसे पकड़ना पड़ेगा, कभी ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ठीक, लेकिन वो माध्यम, एक तो माध्यम क्या हो, एक तो दीवार माध्यम होगा, जैसे एक बोर्ड ये है। ठीक, हमने इसमें मारा तो एक तो माध्यम ये होगा, दूसरा माध्यम ये हवा आसपास का जो हमारा, तो दो माध्यम होगा। तो एक माध्यम से टकरा के दूसरे माध्यम में आना। ठीक, तो जब बॉल वापस आ रही तो हम इसे क्या बोलेंगे कि बॉल का परावर्तन, यानी कि गेंद का परावर्तन। ठीक, अब इसी तरह से प्रकाश को अगर हम इसमें मारे, ठीक, तो प्रकाश भी वापस आएगा। तो अगर प्रकाश आता तो हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे बॉल का परावर्तन नहीं, किसका पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश भी दीवार से या किसी दूसरे माध्यम से टकराने के बाद वापस आता है। ठीक, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल तुमको दे रहे, समझ लेना। ठीक, बैठना, अपने हिसाब से खुद देख लेना। मेरे पास ना तो यहाँ लेजर लाइट है, ना ही कुछ ऐसा है जो तुमको मैं ऐसे मारूं वापस दिखा सकूं। ठीक, लेकिन हाँ तुमको मैं बता रहा हूं तो अपने आप से वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कैसे? तुमने शीशा तो सब क्या होगा, दर्पण, मिरर, जिसे आईना बोलते हैं ना, जिसमें चेहरा देखते हो, नहाते धोते हो, मांग काटते हो तो चेहरा देखते हो ना, वो लेना। ठीक, वो लेने के बाद तुम धूप में उसको ऐसे करोगे तो सूर्य की रोशनी ऐसे जाएगी, फिर उसका सिरा तो अंधेरे की तरफ करना। ठीक, जहाँ उजाला न जा रहा हो वहां क्यों करोगे? क्योंकि इसकी जो रोशनी इसमें टकराएगी फिर वो उजाला वहां उस दीवार पे कहीं भी, जहाँ जो तुम्हारा अंधेरा कमरा हो उसके अंदर अगर तुम्हें रोशनी ले जानी, लाइट ले जानी है, ठीक, और वो भी बाहर से, बिना कमरे के अंदर जाए, तो आप ऐसा करना कि धूप में कहीं खड़े हो ना, ऐसे दरवाजे के सामने, कि जिसमें से सूर्य की रोशनी ऐसे लेना वो दर्पण, और उसमें सूर्य की रोशनी आनी चाहिए, इस दर्पण में लगनी चाहिए, और फिर तुम ऐसे इसको उसको हिला के ऐसे अरेंज करना कि उससे टकराने के बाद रोशनी सीधे तुम्हारे उस कमरे में चली जाएगी। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन, कि सूर्य की रोशनी तो ऐसे आई और टकराने के बाद ऐसे कहीं चली गई, तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। तो तुम परिभाषा में क्या लिखोगे कि प्रकाश का, हाँ अब ये परावर्तन होता कैसे? सारी किसी भी तरह की, कोई भी किसी भी तरह का सरफेस हो, परावर्तन होगा 100%। ठीक, 100% का मतलब ये है कि पूरा का पूरा परावर्तन, जो किरण गई वो पूरी की पूरी वापस नहीं आएंगी, कुछ तो वो चीज सोख लेता है,
धूप में कोई चीज गर्म क्यों होती है? वो गर्म इसलिए होती है, देखो बातों पे ध्यान देना थोड़ा। तुम बोलोगे सर पता नहीं क्या उर्दू बोलते चले जा रहे, रुक ही नहीं रहे। मैं सिर्फ एक भूमिका बना रहा हूँ, ये चीजें तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक, धूप में रखी हुई चीज गर्म क्यों होती है? वो इसलिए गर्म होती है कि सूर्य की किरणें, जैसे सपोज दैट 10 किरण पड़ी एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक, किरणें तो कोई गिनती में नहीं होती, 1 2 3 ऐसे नहीं होती। मैं बता रहा हूँ कि सपोज दैट कि अगर ये कोई चीज है, मैंने मान लिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है एक, ठीक, इस पे सूर्य की कितनी किरणें पड़ी? 10। ऐसे मान ली ये जा रही, ये किरण जा रही, सूर्य की लाइट आ रही, हमने इसे क्वांटिटी में ले ली कितनी? 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 इसमें सूर्य, ये यहाँ कहीं सूर्य है, ठीक, समझना चीजों को, ये यहाँ कहीं सूर्य है। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसको इसलिए जिससे तुम्हें परावर्तन समझ में आ जाए, इसलिए मैं तुम्हें सारी चीजें इतनी बता रहा हूँ। ठीक, सपोज दैट ये सूर्य है, सूर्य अपने तरफ से लाइट इमिट कर रहा है, यानी कि प्रकाश को पैदा कर रहा है वो, ठीक। तो यहाँ से प्रकाश चला, ठीक, प्रकाश चलने का ये ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है, कोई तुम्हारे घर पे कुछ तुम हाथ में लिए हो, कुछ भी मान लो, ठीक। सपोज दैट एक ये लोहे का टुकड़ा है, ठीक, लोहे का कोई टुकड़ा है, ये क्या है? लोहे का टुकड़ा है, कुछ भी मान लो, धूप में रखा है बाहर। अब यहाँ से सूर्य की किरणें इसमें पड़ी, ठीक, इसमें पड़ने के बाद क्या सारी की सारी किरणें वापस होंगी? ये तो कंफर्म है कि इसमें टकराने के बाद किरणें टकराएंगी तो इस तरह से वापस भी आएंगी, ऐसे टकराने के बाद यहाँ से ऐसे वापस भी आएंगे, ठीक। लेकिन सारी की सारी नहीं आएंगे, क्यों? कि कुछ तो इसमें जाने के बाद ये धूप में रखे रखे गर्म भी होता है। तुमने भी देखा होगा कि धूप में कोई चीज रखी रहती तो गर्म होती है। वो गर्म क्यों होगी? जो कि सूर्य से जो गर्मी आ रही है उसको अपने अंदर सोख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, अपने अंदर स्टोर कर रहा है। जब वो गर्मी लेगा तभी तो चीज गर्म होगी। अगर गर्मी नहीं ले रहा, सूर्य की किरण उसमें ना पड़े, धूप में ना पड़े, तो गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें ने उसको गर्म किया नहीं, छाया में रखा है। लेकिन अगर धूप में रखा तो गर्म क्यों होता? क्योंकि सूर्य से जो किरणें आती है उसमें पड़ती है तो उनमें से कुछ को तो वो वापस कर देता है और कुछ को अपने अंदर ही ले लेता है। जो अपने अंदर लेता है उन्हीं की वजह से वो गर्म हो जाता है, ठीक। और वो चीज हमको दिख रही है, बाहर जो चीज पड़ी है वो हमको दिख रही है कि वो चीज वहां है। वो इसीलिए दिखती है कि सूर्य की जो किरण उसमें पड़ती है, पड़ने के बाद कुछ तो वो अपने आप अंदर ले लेता है, कुछ को वो वापस कर देता है, जो टहलती घूमती मेरे आंखों पे आ जाती है। और जब मेरे आंखों पे आती है तो वो चीज हमको दिख जाती है। तुमने सोचा कि रात में अगर कोई वस्तु रखी है तो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य की रोशनी में दिखाई देती है। या हम टॉर्च मारते हैं, लाइट जलाते हैं तो दिखाई देती। क्यों दिखाई देती? क्योंकि जो रोशनी हमें जलाई है या सूर्य की किरण जो जा रही वो टकराने के बाद वापस आ रही, और वो वापस आने के बाद हम भी सामने पहुंच गए तो मेरी आंखों में भी आ गई, वो तो वो चीज हमको दिखाई दे जाती है, ठीक। तो कोई चीज हमें दिखाई इसीलिए देती है क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को यानी किसी भी तरह के प्रकाश को वापस करती है जो मेरी आंखों में आता है। तो अगर परावर्तन नहीं होता तो हम किसी चीज को देख नहीं पाते। पहली चीज कि अगर कोई चीज हमें दिखती है तो परावर्तन के कारण ही दिखती है। इससे ये सिद्ध होता है कि वस्तु कैसी भी हो लेकिन वो चीज को परावर्तित करती जरूर है, ठीक। कम करती है, ज्यादा करती है, वो अलग बात है, लेकिन करती जरूर है, ठीक। अब बात ये होती है कि सबसे ज्यादा कौन करती है परावर्तित? तो सबसे ज्यादा वो करती है जो चिकनी होती है। अगर कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी है तो कोई एक किरण टकराने के बाद इधर जाएगी, कोई एक इधर जाएगी, कोई एक इधर जाएगी। अगर पृष्ठ बराबर प्लेन है, जैसे ये बोर्ड है, ठीक, और ये एकदम चिकना है तो चीजें ज्यादा परावर्तित होती है। अगर ये खुरदरा है तो कम परावर्तित होंगी, ठीक, लेकिन होंगी परावर्तित, ठीक। तो ये बात समझना। तो परावर्तन क्या होता है? तो ये चीज तुम्हें समझ में आई अभी? अब देखो वो चीज जो तुम्हें एग्जाम में लिखनी है, देखो मैं लिखूंगा कुछ भी, ज्यादा कुछ इसमें नहीं, लेकिन समझाऊंगा। लिखने के लिए तो तुम्हारे पास किताबें हैं, तुम्हारे स्कूल में सिलेबस लिखाया गया होगा, तो रिवीजन तुम उससे कर लेना, लेकिन समझ यहाँ लेना। क्योंकि लिखने के पास मेरे पास टाइम है, लिखने में 10 घंटे लगेंगे तो कौन इतना लिखेगा। मैं बोल के समझाता हूँ तुमको, फिगर बना के दिखाऊंगा, फिगर आउट करूंगा किस तरह से फिगर बनते हैं, और बाकी तुम्हें चीजें समझाता हूँ। बाकी तुम्हारे पास किताब है, मेरा वीडियो देखने के बाद किताब पढ़ लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो कोई वस्तु हमको दिखती क्यों है? क्योंकि वो प्रकाश को परावर्तित करती है, और वो परावर्तित होने के बाद मेरे आंखों में आती है, ठीक। जिसकी आंखें होंगी उसको दिखाई देगी, जिसकी आंखें नहीं उसको दिखाई नहीं देगी, ठीक। तो अगर तुमसे कोई पूछे परावर्तन का लाभ, तो सबसे बड़ा बड़ा लाभ तो यही हो गया कि परावर्तन के कारण हम चीजों को देख पाते हैं। अब देखो,
अब देखो तुम्हारे बुक में जो लिखा मैं तुमको वो एक बार पता सुना देता हूँ। उच्च कोटि की पालिश की हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण। ठीक, दर्पण मतलब जिसमें तुम चेहरा देखते हो, शीशा जिसे बोलते हो आम भाषा में, उसको दर्पण हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। ठीक, दर्पण ये चीज होती है, ऐसे लिखा जाता है दर्पण। ठीक, ये है दर्पण, या इंग्लिश में इसको मिरर बोल देते हैं। ठीक, ये आप समझना। अभी दर्पण और लेंस इसके आगे भी पढ़ेंगे, इसलिए समझ लो। उच्च कोट की पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अधिकांश का मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा नहीं करता है, पूरा पूरा नहीं करता लेकिन कर देता है। यानी कि 100% अगर उस पर किरणें पड़ी, उसमें से हो सकता है 10% वापस ना करे, यानी 100 पड़ी तो 90 वापस कर दे, 10 सोख ले, और सोखने की वजह से गर्मी होती है। ठीक, लेकिन 90% जो वो वापस करेगा उसी की वजह से हमें चीज दिखाई देगी। तो पहली बात ध्यान रखना कि कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जब वो प्रकाश को वापस करती है, और जिस रंग के प्रकाश को वापस करेगी उसी रंग की वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक, तो परावर्तन का रूल क्या है? परावर्तन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि चीजों को दिखने में मदद करता है। बिना परावर्तन के चीजों को हम देख नहीं सकते। चलो, तो प्रकाश का परावर्तन की जो परिभाषा इसमें है, उच्च कोट की पालिश की हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक, ये है। अच्छा, अब इसके कुछ रूल होते हैं। तो परावर्तन समझे कि देखो, प्रकाश का परावर्तन का मतलब तुम ऐसे भी एग्जाम में लिख सकते हो कि प्रकाश का किसी तल पे पड़ने के बाद या आपतित होने के बाद जब वो परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश का किसी किसी भी तल लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम चिकना तल लिखो ही लिखो, बस ये चिकने तल से ज्यादा परावर्तित होता है। अगर रुच यानी कि खुरदरा तल होगा तो 100 में से अगर उसमें से 20 किरणें वापस हो रही, यानी कि 20% प्रकाश जा रहा है, वही चिकना होगा तो उसमें 95% जा सकता है लेकिन परावर्तित होगा। ठीक, तो वही तुम लिख सकते हो कि प्रकाश का किसी तल पर पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाना या परावर्तित हो जाना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, उसी माध्यम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि वो सूर्य से चला हवा, तो ये आसपास क्या हवा है और एक ये बोर्ड हो गया, अब बोर्ड में टकराया वापस फिर इसी माध्यम में आ गया हवा में, तो एक माध्यम तो ये हो गया और दूसरा माध्यम ये आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर वो हो गया। ठीक, तो उसी माध्यम में लौट गया। रास्ता बदल सकता है, यानी कि आई थी तो ऐसी समझो, जब वो पड़ी तो ऐसा, सपोज दैट ये मान लो प्रकाश की किरण है। ठीक, अब ये पूरा पृष्ठ है, ये परावर्तित कर रहा है। ठीक, अगर ये तुम्हें बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कलर नीले कलर को परावर्तित कर रहा है, तभी तुम इस चीज को देख पा रहे हो और तभी ये रिकॉर्ड हो पा रहा है। ठीक, तो ये समझ लो। तो सपोज दैट ये लाइन ऐसे गई, ये ऐसे आई, आने के बाद अगर ऐसे ही लौट गई तो सेम रास्ता हो गया, और जैसे टकराने के बाद ये ऐसे लौट गई तो रास्ता बदल गया। ठीक, तब इसके कुछ रूल होते हैं। तो परावर्तन समझ में आया, बुक से और पढ़ लेना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब इसके कुछ रूल होते हैं। अच्छा, रूल क्या वो समझ लो। देखो, सपोज दैट मैंने मान लिया कि एक ये तल है, ये मैंने एक पृष्ठ मान लिया, एक ये जो लाइन है ये एक पृष्ठ है। ठीक, जिसका ऊपर का भाग चिकना है। ठीक, अब इस पे कोई किरण गिरी, सपोज दैट ये सूर्य है, यानी कि यहाँ पर प्रकाश स्रोत है, ये है प्रकाश का स्रोत, ये प्रकाश का स्रोत, यहाँ से कोई किरण ऐसे है, मैंने एक किरण ले ली, अति तो बहुत, मैंने मान लिया कि ये ऐसे आई। ठीक, ये इस डायरेक्शन में, ये एरो दिखाता है कि इस डायरेक्शन में आ रही। ठीक, आने के बाद एक हमने अभिलंबवत चीज ले ली, ये इस तरह से, यानी कि ये एक ऐसे है। ठीक, यानी कि ये तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो तल है इसको हमने मान लिया पृष्ठ, ये क्या है? एक पृष्ठ है। ठीक, ये तो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, जो ये लाइन खींची ये पृष्ठ है, इसे बोलते हैं अभिलंब। ये क्या है? ये अभिलंब है। ठीक, ये अभिलंब है। इसे बोलते हैं अभिलंब। ठीक, ये तो अभिलंब हो गया। ये जो किरण आ रही है इस तरफ पे, सूर्य की तरफ से आ रही है, तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ऐसे आ रही है, इसे, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण।
आपतित किरण। ठीक, अब इसके बाद वापस एक किरण जाएगी, चीजों को हम तुम्हें दूसरी इमेज में दिखा देता हूँ। टकराने के बाद यानी कि ये प्रकाश की किरण ऐसे इस पृष्ठ में गिरी, गिरने के बाद इस माध्यम में ऐसे चली गई, अब ये वापस जा रही है, तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ये है परावर्तित किरण। ठीक, ये परावर्तित किरण हो गई। अब चीजों को समझना थोड़ा यहाँ पर, ये ऐसे आई, ठीक, ये पृष्ठ पे किरण गिरी, गिरने के बाद ये वापस लोगे, तो ये देखो, अब यहीं से तुम इस फिगर से ही तुम इसकी डिफिनीशन बना सकते हो। कैसे कि प्रकाश की किसी किरण का किसी तल पर आपतित होने के बाद यानी कि पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता। तो ये आ रही किरण इसलिए इसको आपतित किरण बोला, ये जा रही है वापस टकराने का इसलिए इसे परावर्तित बोलते हैं, क्योंकि परावर्तन के बाद जाए इसलिए परावर्तित किरण। अब इसमें एक चीज और ध्यान, ये तो पहला हुआ। अब ये तो तुमने देखा होगा कि एक ये बिंदु होता है, ठीक, ये जो बिंदु है इस बिंदु को बोलते हैं, सपोज अगर हमने इसको ए पॉइंट ले लिया, मान लो इस बिंदु का हमने नाम दे दिया, तो इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ये क्या है? आपतन बिंदु। अब देखो ये आपतन बिंदु है, ठीक। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां पर मिलते हैं? आपतन बिंदु पे, यानी कि एक ही बिंदु पर, इन तीनों का कॉमन बिंदु है ये, है ना कॉमन, यानी कि तीनों जहां गिर रहे हैं वो बिंदु एक ही है, एक ही बिंदु पे तीनों मिलते हैं। तो इसके रूल क्या क्या हो गए? पहला रूल क्या होगा? देखो, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम तुमसे अगर बोले, पहला बात अगर तुमसे एग्जाम क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझाइए, तो तुम्हें लिखना है कि प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक। इसके दो नियम हैं, तो वो दो नियम मैं बता रहा हूं, ठीक। कौन कौन से? आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम है, ठीक। दूसरा नियम समझो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण नापेंगे किससे? तो हम कोण नापते हैं अभिलंब से, यानी कि ये जो अभिलंब होता है ये इमेजिनरी लाइन होती है। जैसे कि अगर इस तरह पे तुमने टॉर्च लगाया, ठीक, इस पे टॉर्च लगाया तो टॉर्च की रोशनी इस तरह से टकरा के चली जाए या इस तरह से टकरा के चली जाएगी, ठीक। तो हमने जो अभिलंब माना वो इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि कल्पना है मेरी कि हमने जो तल लिया उसमें पहले से एक सीधी सीधी रेखा खींच दी है। तो ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड पे मैंने पहले से मान लिया कि एकदम 90 डिग्री से ये मेरा हाथ है, कि जहां से प्रकाश की रेखा आ रही है और ऐसे जा रही है, उन दोनों और इस तल के बीच में हमने 90 डिग्री कोण के साथ एक लगा दिया। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि अभिलंब है इसलिए 90 डिग्री रहता है, सीधी सीधी हम 90 डिग्री लेते हैं, उसके बाद ही नाप चालू करते हैं, ठीक। तो अभिलंब का पृष्ठ के साथ या तल के साथ कितने अंश का कोण होता है? 90 अंश का कोण होता है। जैसे ये अभिलंब है, ये वाला सीधी लाइन, तो इसका इस तल के साथ में 90 डिग्री कोण, जैसे कि ये अगर तल हो गया और ये अभिलंब है और ये पॉइंट ए है, तो ये जो कोण है वो 90 डिग्री होगा, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो। अब जो आपतित कोण होती है वो ऐसे यहाँ पर मिलती है और परावर्तित कोण ऐसे मिलती है, ठीक। तो ये होता है। तो अब बात आती है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक। तो इसे लिखते हैं, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। यहाँ पर अगर रेखा तुमको बराबर नहीं दिख रही है, अलग अलग दिख रही, तो उसके लिए माफी, लेकिन ये ऐसे बना लेना कि ये आई और आर दोनों बराबर ही रहते हैं। तो ये लो, ठीक। अब आ गई। तो ये जो होता है ये है आपतन कोण। अगर हम इसको मान लें, कितना मान लें, इसको एम पॉइंट मान लें, इसको ओ पॉइंट मान लें, इसको एन पॉइंट मान लें, ठीक। तो देखो इसलिए कोण, ये वाला कोण यानी कि एम ए ओ
कोण एम ए ओ बराबर कितना है आई, और कोण एन ए ओ बराबर आर। ठीक, एम ए ओ बराबर एन ए ओ, और ऐसे लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, जितना मान इसका होगा उतना मान इसका होगा। तो ये चीज यहां समझ में आई कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमने इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया, एग्जाम में तुम्हें सिर्फ इतना लिख देना है, और या ये लाइन और लिख देनी है, ये वाली लाइन, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई क्या है, ये जो आई है, ये आई जो कोण लिखा है ये है आपतन कोण, और जो ये कोण आर है ये है परावर्तन कोण। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तित कोण होता है। ठीक, ये चीजें लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख लेना, समझ लेना। ठीक, अब पॉइंट दूसरा देखो, ये तो पहला बिंदु। दूसरा क्या हो गया, दूसरा यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी एक ही तल पे होते हैं। देखो तल भी एक है, ऐसा नहीं कि एक इधर तल हो एक इधर, एक ही जगह है, एक ही बिंदु पर और एक ही तल पर। या आपतन बिंदु कह सकते हो कि अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही तल पे होते हैं। ठीक, क्योंकि पृष्ठ क्या एक ही है, जैसे ये है तो सब कुछ इसी पे टकरा रहा, तो ये तल तो एक ही है, कोई दूसरा तल है नहीं, तो एक ही तल पे होंगे। तो आपतित किरण, आपतित किरण जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो अगर बोल रहा हूं तो चीजें समझ जाओगे। आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब था परावर्तित किरण सभी एक ही तल पे होते हैं, सभी एक ही तल पर होते हैं। ये चीज इतनी समझ में आई? चलो, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें परावर्तन समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे थोड़ी चीज और देख लेते हैं। ठीक, तो ये चीज समझ में आई क्या है क्या नहीं। अगर समझ में आई तो कमेंट में हाँ ना लिखना, नहीं समझ में आए उस तरह से बताना जरूर। लेकिन ठीक, अगर जो जो भी वीडियो देखता है, एक व्यक्ति देखे तो कमेंट जरूर करना। चलो अब कुछ चीजें और देखते हैं। ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन, समझ में आ गया होगा तुमको। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, एक चीज और इसमें पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे दर्पण। ठीक, तुम्हारे में देखो दर्पण चीजें समझ लो। एक होता है दर्पण, ठीक, एक चीज ये होती और दूसरी होती लेंस। दर्पण और लेंस क्या होते हैं, इनमें कंफ्यूजन बहुत रहता है। ठीक, अब तुमने चीज देखी होगी, एक तो वो चीज, अच्छा दर्पण भी कई तरह के होते हैं, इसी तरह से लेंस भी कई तरह के हो गए। पहले तो मेन चीज समझते हैं कि दर्पण क्या होता है और लेंस क्या होता है, उसके बाद उसके टाइप में जाएंगे, उसके प्रकार में जाएंगे। ठीक, तो तुम देख के कैसे पता करोगे कि ये दर्पण और ये लेंस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो समझो, घर पे तुमने जिसमें तुम चेहरा देखते हो अपना, ठीक, उसे बोलते हैं दर्पण या मिरर। ठीक है, मिरर लिख देता हूं यहां पर, मिरर, चीजें दिख रही होंगी। ठीक, ये होता है लेंस। इंग्लिश में लेंस, ये दर्पण, मिरर। आम भाषा में शीशा बोलते हो जिसको, आम भाषा में बोलते हैं शीशा, जिससे चेहरा देखते हैं। हर घर में लगा होगा, सुबह स्कूल या कॉलेज जाते हो या कहीं जाते हो पार्टी आर्टी में, तो बाल उसी के सामने खड़े होकर खींचते हो, उसको बोलते हैं मिरर या दर्पण। तो वो दर्पण हो गया। और तुमने देखा होगा जो बुढ़े लोग होते हैं, आजकल तो नए लड़के भी लगाते हैं, जिनको दिखाई कम देता है, ठीक,
जो शौक में काले चश्मे लगाते हैं, बात में उनकी नहीं कर रहा हूँ, जो बुढ़े लोग होंगे जिनको कम दिखाई देता, बिना चश्मे के देख नहीं सकते हैं, उसके जो चश्मा होता है उसमें जो कांच का टुकड़ा लगा होता है दोनों आंखों में एक एक, ठीक, वो होता है लेंस। तो तुमने देखा होगा दर्पण और लेंस को कैसे तुमने पहचाना कि लेंस में क्या होता है कि जो लाइट होती है वो आर पार जाती है। भाई अगर लाइट आर पार जा रही है तो हमें आर पार दिखेगा, अगर लाइट वहां से टकरा के वापस आ रही है तो हमें जहां से टकरा के वापस आ रही है उसके पीछे का नहीं दिखेगा। जैसे ये तुम्हें बोर्ड है, अब बोर्ड तुम्हें दिख रहा है, मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, ठीक, जैसे कि मेरा तुम्हें चेहरा दिख रहा है लेकिन पीछे का नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है लेकिन पीठ नहीं दिख रही हो, क्यों? क्योंकि प्रकाश आता है और यहीं से टकरा के वापस चला जाता है कैमरे में, ठीक, तो कैमरे उसी को कैप्चर करता है। तो हम पीछे का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब प्रकाश मुझे पार नहीं कर रहा है। इसी तरह से ये बोर्ड है, बोर्ड में लाइट पड़ रही है लेकिन दीवार नहीं दिख रही जिसपे ये टंगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि वह लाइट यहाँ से टकरा के वापस जा रही है, आर पार नहीं जा रही, तो एक तरह से मिरर का काम कर रहा है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन पीछे का नहीं दिख रहा, इससे तुम्हें सिद्ध होगा कि लाइट इसके पार नहीं जा रही इसलिए हमें नहीं दिख रहा है। अगर पार हो जाती तो उस पार का तुम्हें दिखता। अब लेंस में तुमने देखा जो लोग चश्मे लगाते हैं, बुढ़े लोग जो होते हैं चश्मा लगाए होंगे, उसमें तुमने क्या देखा होगा कि उनकी आंखें, तुम्हें लेंस के पीछे तो उनकी आंखें होती, चश्मा लगाया, चश्मा के पीछे उनकी आंखें होती, तो तुम्हें उनकी आंखें दिखती। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश उस लेंस से होकर के पार भी निकल जाता है, ठीक। तो जो लेंस और दर्पण में क्या फर्क होता है कि दर्पण में प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है और लेंस में प्रकाश आर पार हो जाता है, यानी कि उसके अंदर से होकर गुजर जाता है वो, ठीक। तो मेन चीज समझ में आई कि दर्पण और लेंस, यानी कि दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है, चीजें लेंस से ही चीजें वापस लौट के आती है, यानी प्रकाश का परावर्तन लेंस से ही सॉरी दर्पण से ही होता है, लेंस से नहीं होता। हल्का फुल्का होता है लेकिन उतना नहीं होता है, इससे अच्छा होता है दर्पण से, ठीक। आईना देखते हो वो तुम्हारा चेहरा इसीलिए दिखता है क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जो लेंस प्रकाश पड़ रहा है वो उस पर जा रहा है और वहां से फिर वापस आ रहा है तुम्हारी आंख में, इसलिए तुम्हें दिखाई देता है परावर्तन के कारण ही। तो समझ में आया कि दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है, वो चीज तुमने मोटी मोटा समझ लिया होगा कि हम देख के कैसे बता सकते हैं। कोई तुम्हें दो चीजें दे दे, एक प्रकाश दे दे, एक दर्पण दे दे, सॉरी एक लेंस दे दे, एक दर्पण दे दे, तो तुम कैसे पहचानोगे, तो वो देख के कैसे पहचाना सकते हो वो मैंने तुमको बता दिया। दर्पण में क्या होता है, उसकी एक पृष्ठ, दो पृष्ठ होते हैं ना, जैसे ये हाथ है, इसका एक पृष्ठ तो ये और एक पृष्ठ ये काला वाला है, ठीक। इसी तरह से दर्पण में समझो कि ये चिकना पृष्ठ है और ये जो काला वाला है इसमें पॉलिश कर दिया, पॉलिश करने के कारण ही तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाई देता। अगर पॉलिश ना होता तो प्रकाश वह आर पर निकल जाता, तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं देता, ठीक। तो दर्पण में एक तरफ पॉलिश कर दिया जाता है और लेंस में कोई पॉलिश नहीं होती, प्रकाश आर पर निकल जाता है। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद में लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर बोलते हो, प्लेन मिरर, ठीक, ये प्लेन मिरर बोलते हो इंग्लिश में। और एक होता है गोलीय दर्पण, बस इसकी परिभाषाएं मैं तुम्हें बताऊंगा, बाकी वीडियो कल बताऊंगा। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक। तो समतल दर्पण तुमने क्लास 9 तक पढ़ा होगा। जो तुम आईना देखते हो ना वो समतल ही है, समतल मतलब प्लेन, जिसका ऊपर का भाग कहीं उठा ना हो, एकदम बराबर हो। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड एकदम बराबर है, तो बोल सकते हो प्लेन मिरर एक तरह से, ठीक। इसी तरह से जो घर में आईना होता है वो समतल दर्पण होता है। अगर तुम्हें देखना है तो उसको देख लो, वही है समतल दर्पण, ठीक। एकदम प्लेन, हाथ घुमा के देखना ऊपर एकदम प्लेन, और पीछे पॉलिश होती है, उस पॉलिश की वजह से तुमको तुम्हारा चेहरा दिखता है। तो ये दर्पण हो गया, यानी दर्पण में प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, जाने के बाद टकरा के वापस आ जाए। अब हम बात करते हैं गोली दर्पण। जैसे कि तुम्हें नाम से पता होता है गोली, गोली मतलब गोल, लाइक बॉल, ठीक। इंग्लिश में लिखा स्फेरिकल, स्फेयर में पढ़ा हो ना, स्फेयर मतलब गेंद, गोल जो बॉल होती है, कंचे खोले होंगे ना, गोली कंचे गोल होते हैं, ऐसे एक बॉल एकदम गोल होती है, ठीक। तो गोली दर्पण यानी कि किसी गोले की बात कर रहा है वो, ठीक, उस गोले से ही वो बनाया गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया गोली दर्पण, ठीक। अब अगर तुमने ये बात समझ ली, इसके नाम को समझ लिया कि गोली दर्पण क्यों कहते हैं, सारी चीजें समझ जाओगे गोली दर्पण से ही। यानी कि वो चीज जो बनी स्फेरिकल मिरर, यानी किसी स्फेयर को, जो बॉल होती है गोला होता है, हिंदी में गोला बोलते हैं और इंग्लिश में स्फेयर बोलते हैं। इसी तरह से स्फेरिकल या गोली दर्पण। तो सपोज दैट अगर एक बॉल है, ठीक,
तो प्लेन मिरर तो तुम समझ गए। अब हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे कि अगर पहले तो ये पढ़ लेंगे, इसका देखेंगे कि प्लेन मिरर से इमेज बनती कैसे है। कभी तुमने देखा हो कोई इमेज बहुत दूर बनती है, कभी तुमने देखा होगा कि कोई चीज छोटी हो दिखती बहुत बड़ी है, कभी कोई चीज बड़ी होती दिखती बहुत छोटी है। ये चीजें देखिए, तो वो ऐसा कैसे होता है, जैसे जैसे हम चीज दूरी करते जाते हैं, पास आते जाते हैं, तो उसकी इमेज यानी प्रतिबिंब जो तुम्हारा स्वरूप, जैसे कि तुम चेहरा देखते हो ना, घर में चेहरा देखते हो, तो जो उस कांच के अंदर, उस दर्पण के अंदर जो चीज दिखाई दे रही है उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब या इमेज। इंग्लिश में इमेज, हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं, उसी चीज को बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक, तो वो तुम नहीं हो, तुम्हारा प्रतिबिंब है उसके अंदर। ठीक, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये क्लास 9 में पढ़ा होगा, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार कि समतल दर्पण में तुम जितने बड़े हो तुम उसमें उतने दिखाई दोगे। अगर इतना तुम्हें तुम्हारा चीज दिखाई दे तो जितनी दूरी लंबाई होगी उतनी मिरर में दिखाई देगी। जितनी दूर तुम मिरर से होगे उतनी दूर प्रतिबिंब मिरर के अंदर बनेगा जाकर के। एकदम नजदीक शीशा ले आओ तो नाक में नाक ऐसे करोगे, नाक में नाक जुड़ जाएगी। जैसे दूर जाओगे वैसे शीशा भी दूर होता जाएगा, उसके अंदर प्रतिबिंब भी उतनी दूर बनेगा जितनी दूर तुम मिरर से होगे। कभी ट्राई कर लेना इस चीज को। ठीक, लेकिन प्रतिबिंब उसमें उल्टा बनता है। उल्टा मतलब क्या होता है कि तुम्हारा अगर लेफ्ट इस साइड में है, जबकि तुम्हारा मुंह ऐसा है और प्रतिबिंब का मुंह तुम्हारी तरफ रहेगा, तो अगर तुम्हारा लेफ्ट इस साइड में और फिर तुम ऐसे घूम के खड़े हो तो तुम्हारा लेफ्ट अब इस साइड में हो गया भाई। ठीक, लेकिन प्रतिबिंब में क्या होगा, जिस तरफ तुम्हारा लेफ्ट रहेगा इधर, तो प्रतिबिंब जब देखोगे तो उसमें भी इधर ही रहेगा। जबकि दोनों का मुंह आपस आमने सामने हो गया, तो अगर एक का लेफ्ट इधर है तो दूसरे का इधर होना चाहिए जब एक दूसरे की तरफ खड़े। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इधर हमारा मिरर हमने सामने लगाया, तो अगर इधर लेफ्ट है तो जो उसके अंदर जो इमेज बन रही है उसका भी लेफ्ट उसी साइड में होगा जिस साइड में तुम्हारा है। इसका क्या, ये पार्ट से उल्टा मतलब लेटरल जो होता है इनवर्स बनता है, यानी कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक, तो ये उल्टी बनती है। अब बाकी जो देखेंगे उनमें ऊपर नीचे हो जाए, यानी कि उल्टा खड़े हो जाएंगे चीजें, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण में क्लास 9 में था तुम्हारा, देख लेना अगर बुक हो। ये बनता है इसमें हमेशा, इसमें कुछ और कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी इमेज बनेगी। देख लेना तुम अपने घर पे, देख लेना जब आईना देखना तो देख लेना, चीज को एक्सपेरिमेंट कर लेना, समझ लेना। जितना बड़ा इमेज उतने बड़ा जो ऑब्जेक्ट होता है। लाइक जैसे तुम अपनी शक्ल देख रहे हो तो तुम ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर होगा इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर बनेगी। ठीक, लेकिन बनती कैसी, उल्टी। कैसी उल्टी, पार्श्व उल्टी। ये होते हैं पार्श्व, यानी लेफ्ट राइट बदल जाते हैं तो उसे पार्श्व बोलते हैं, यानी कि लेटरल बनती है, पार्श्व उल्टी बनती है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, गोली दर्पण क्या होता है। ये गोली दर्पण दो तरह के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक, एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स इंग्लिश बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है कॉनकेव मिरर। लिखावट नहीं समझ में आ रही तो बोल रहा हूँ, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक, तो ये गोलीय दर्पण होते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अब देखो, उत्तल नाम से क्या दिख रहा है, दर्पण तो समझ गए कि एक पृष्ठ चिकना होगा, दूसरा पृष्ठ पेंट किया हुआ होगा। ठीक, लेंस में क्या होता है, कोई नहीं होता, आर पार निकलता है। इसमें एक को चिकना करते हैं, दूसरी तरफ कोई चीज के लेप कर देते हैं दर्पण में। ठीक, अगर लेप ना करे तो वही लेंस बन जाएगा, अगर लेप कर दिया तो उसी को दर्पण बोलते हैं। तो उत्तल मतलब उठा हुआ। अब बात क्या होती है, जो भी क्रिया होती है प्रकाश की, जो भी कलाकारी हो रही है वो किस पृष्ठ से होती है, जिसकी तरफ लेप कर दिया उससे होती है, जो चिकना हुआ है उससे। भाई जो पृष्ठ चिकना है प्रकाश तो उसी से वापस होता है, टकरा के वापस जाता है। और चूंकि परावर्तन पड़े तो परावर्तित हो ही रहा है, तो जो नामकरण किया गया वो उसी पृष्ठ से किया गया जिस पृष्ठ से प्रकाश वापस आ रहा टकराने के बाद। तो उत्तल दर्पण यानी कि परावर्तित तल जो होगा वो उठा हुआ होगा, लाइक इस तरह से। ये जो हमने लाइनें खींची इसका मतलब क्या है, ये पिछला वर्ग है, ये परावर्तित तल है चिकना वाला। ठीक, ये लाइन यही शो कर रही है कि पीछे पेंट कर दी है, प्रकाश परावर्तित यहाँ से होगा। तो ये देखो उठा हुआ है,
अब वो तुमको इतना भी ऐसे भी उठा सकता है, इतना बड़ा, या इतना भी उठा सकता है, या इस तरह से भी बना सकता है। मतलब जो ये पृष्ठ होगा वो उठा हुआ होगा, ठीक, ये बात ध्यान रखना। और जो पेंट किया हुआ पृष्ठ है वो धसा हुआ होगा। तो ये है इसकी परिभाषा। उत्तल मतलब उठा हुआ, तो कौन सा पृष्ठ उठा हुआ, ये है। इसी को कॉन्वेक्स बोल देते हैं। अवतल यानी कि अब इसको उल्टा बना दो, इसमें इधर पेंट की थी, इसमें इधर कर दो, यानी कि ऐसा होगा ये, इधर मैंने पेंट कर दी, ठीक। तो ये पेंट हो गई। तो ये है परावर्तित तल, इधर वाला जो है ना। अब प्रकाश ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आएगी, यहाँ पर ऐसे जाती और यहाँ से वापस आती, आर पार नहीं हो रही, इसमें देखो पार नहीं हो रही है, ठीक। तो ये होता उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर, ये होता कॉनकेव मिरर। इस तरह से चीजें समझ में आई, ठीक। अब इनमें से कुछ टर्मिनोलॉजी है, जब हम इमेज बनाना सीखेंगे तो ये समझेंगे। इसी तरह से एक को बोलते हैं अपसारी और एक को बोलते हैं अभिसारी। इसी में तो जब इमेज बनाएंगे तो चीजें तुम समझ जाओगे, सारी की सारी चीजें यहाँ से, ठीक। अब इसमें कुछ चीजें, कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, वो मैं अभी इसमें लिख रहा हूँ, कल के वीडियो में वो चीजें बताऊंगा। तब तक तुम क्या करना, अपनी बुक से वो चीजें देख लेना एक बार, और कल मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा क्या क्या आएगी टर्मिनोलॉजी। देखो, एक तो आएगी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक, ये आएगी। एक आएगी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। एक आएगा ध्रुव, ठीक। एक आएगा मुख्य अक्ष, ठीक। वक्र मतलब घुमा हुआ, ये समझ आओ। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, पोल इसे बोलते हैं, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसे पॉइंट्स ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक। ये मेन एक्सिस होता है। इसी तरह से हम पढ़ेंगे फोकस, फोकस बिंदु और फोकस, ठीक है, ये पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ेंगे अनंत, ठीक, समांतर रेखा। इस तरह की टर्मिनोलॉजी आएगी। तो जो ये है ये तुम्हें लेंस के अंदर मिलेंगे, 1 2 3 4 5, ये आएगा। एक आएगा परावर्तक तल, 6 नंबर परावर्तक तल। एक 7 नंबर आएगा द्वारक, ठीक। ये चीजें आएंगी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, परावर्तक तल, द्वारक, ये इस पे आएंगे, समझे। प्लेन मिरर में ऐसा कुछ होता है, इसमें फोकस होता है, बाकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तुम उसमें नहीं निकाल सकते। वो 9th में अगर समझना तो पढ़ लेना, मैं तुम्हें और समझा दूंगा अगर बोलोगे। लेकिन ये चीजें तुम्हें ढूंढनी है अपनी बुक में। एक वक्रता केंद्र ढूंढना है, एक वक्रता त्रिज्या ढूंढना है, एक ध्रुव ढूंढना है, एक मुख्य अक्ष ढूंढना है, एक फोकस बिंदु ढूंढना है, परावर्तक तल और द्वारक, ये समझना। बाकी मैं तुमको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम भी बोर हो जाओगे पढ़ने में, ठीक। तो 40-40 30-30 मिनट की वीडियो, 3 वीडियो में मैंने तुमसे कहा 3 वीडियो में समाप्त कर दूंगा, तो समाप्त कर दूंगा। आज मेन चीज़ ये थी वो तुम्हें बता दी, और कल इसके आगे बस समझाना है, समझाना, बताना है, बाकी तुम समझ जाओगे। ये 5 मिनट की चीज़ें रहेंगी, ये समझना। चलो समझा देता हूँ तुमको ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक। चलो, समझना जरा, ठीक। हम आज पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, ठीक। नंबर 2 वक्रता त्रिज्या, अपनी बुक में देख लेना, ढूंढ लेना। नंबर 3 ध्रुव यानी कि पोल। नंबर 4 द्वारक, ठीक। नंबर 5 फोकस, फोकस बिंदु या फोकस, ठीक। और नंबर 6 मुख्य अक्ष, ठीक। ये चीजें होंगी, हाँ। और नंबर 7 परावर्तक तल।
नाम से ही चीजें समझ में आ जाएंगी तुमको। परावर्तक तल। अब जरा समझना, ये गोली दर्पण की बात मैं कर रहा हूँ। किसमें किसमें ये सारी चीजें गोली दर्पण। तो देखो अगर हमने एक बॉल ले ली, समझना बॉल मतलब बॉल तो सबने देखी होगी, एक गोला मान लो, वो चीज मैंने ले ली। सपोज दैट ये एक गोला बना हुआ है, ये वृत्त मत समझना, हमने इसको, ये गोला है, ठीक। 3 डायमेंशन चित्र तो बना नहीं सकते बोर्ड पे, तो अब मानो एक गोला है, मेरे सामने कुछ ऐसा है भी नहीं, ये गोला है, लाइक एक टमाटर, ये मेरे पास टमाटर, ये बॉल की तरह है, ठीक। अब हमने गोली दर्पण जो बनाए वो इसी से काट के बनाए हैं। जो गोली दर्पण बनते हैं वो गोला से ही काट के बनाए जाते हैं। इतनी बात समझ में, जैसे गोला लिया हमने, इसको धीरे धीरे स्लाइस कर दिया, तो इसे स्लाइस करेंगे तो इसका जो टुकड़ा बनेगा वो गोली दर्पण हो जाएगा। तो इस जैसे इसको स्लाइस किया तो इसका आगे वाला पृष्ठ है ये चिकना रहा, इसके पीछे बीज होगा, पानी होगा, तो उसको वो मान लेते हैं जो पॉलिश किया हुआ है, तो ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक। तो ये ऐसे ही है, इसमें से हमने एक स्लाइस काटी। सपोज दैट हमने इसको ऐसे काट, अब देखो जब ये गोला बनाया, थोड़ा गोल बना लें, ये देखो हमने ये गोला बनाया, ये टमाटर है, इसको मैंने बना दिया। ये आप टमाटर के बॉल या टमाटर कुछ भी लेना। अब जैसे बॉल है तो उसका एक तो वो पृष्ठ होगा जो ऊपर का होता है, जो इसे पकड़ते हो तो वो तो होगा पृष्ठ, वो तो ये वाला हो गया, ठीक। इसके बाद उसमें एक सेंटर होता है बीचों बीच, और वो सेंटर कहाँ होगा, गोले के बाहर कहीं होगा या गोले के अंदर होगा। गोले के बाहर को, जैसे कि इसका सेंटर अगर हम देखें तो क्या इसके पृष्ठ पे कहीं होगा। भाई ऐसा पॉइंट इसमें बताओ जहां से इसके सारे पृष्ठ की दूरी बराबर हो, तो वो पृष्ठ तो इसके अंदर होगा, बीच में कहीं, इसके अंदर, ये बॉल है ना, इसके अंदर कहीं होगा ना बीच में। सपोज दैट मान लिया कि वो ये है, ये यही तो है, इसको मान लिया हमने सी सेंटर, ठीक। तो वही मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, इसके कहीं बाहर, जो हमारे हाथ से जो टच हो रहा है उसमें होगा, या इसके अंदर खोद के निकाला जाएगा उसको। इसके अंदर होगा ना, सुई घुसाओगे तो अभी तो अंदर जाएगा, तो उस अंदर में होगा जहाँ इसके बीज बीज होते हैं, वहां कहीं बीचों बीच होगा आकर के, तो उसी पॉइंट से तो इसके सारे पृष्ठ बराबर होंगे नहीं होंगे। ये हो गया, ठीक है। अब उससे बारी बारी से इसको मिलाओ, इससे ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, क्योंकि यहीं से तो बराबर है, तो इसको हमने मान लिया आर, सपोज दैट, ठीक। इसको मान लिया मैंने ओ, या कुछ भी मान लो, एम मान लिया हमने, ये एम पॉइंट मान लिया। ऐसे होंगे ना, यहाँ से ऐसे चारों तरफ लाइनें खींच दो तो त्रिज्या होगी, यानी कि इसके अंदर जो एक, इसके अंदर जो सेंटर होगा उससे इसके पृष्ठ को, इसके बीच में जो होगा ना, बीचों बीच अंदर, सपोज ऐसे समझो, सेव देखा ना, सेव के जब तुम उसको काटो तो बीज कहाँ मिलते हैं, अंदर उसके मिलते हैं, तो वो जो बीज होते हैं वो उसके सेंटर पे होते हैं, तो वही सेंटर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। उसका जो बीज होता है ना सेव का, सेव को मान लो एकदम बराबर है, उसको सेव क्या होता है कि ऊपर जहाँ पर उसका पॉइंट होता है वहां अंदर घुसा होता है, फिर नीचे से घुसा, तुम ऐसा मानो कि वो एकदम बराबर है, गोल है, एकदम बिल्कुल गोल, बॉल की तरह से। तो उसको जब तुम काटो तो तुमने देखा बीज निकलते हैं, तो वो बीज उसके केंद्र पे होते हैं, तो उस बीज को तुम मान लो कि लाइक सी, ठीक, तो वो उसका सेंटर होता है। और उसी सेव को इस तरह से हमने काटा, तो काटने के बाद सपोज दैट मान लो कि हमने ये पार्ट काट दिया, यहाँ से ये लाइन दिख रही, हमने यहाँ से इसको ऐसे स्लाइस कर दिया, तो हमारे पास यही तो बन जाएगा, ये तो बनेगा। हमने इस टुकड़े को यहाँ पर ले लिया, तो अगर इसको मान ले ए और ये बी, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक। यहाँ कहीं सी होगा, बोलो, ये सी होगा। ये जो होगा ये वो लाइन है एम, ये एम है ना यहाँ पर, तो ये एम मान लिया, ठीक। कहीं एम लिखे, पी लिखो, कुछ भी मान लो, बस समझ लेना, ठीक। बीचों बीच होगा, यहाँ से हमने ऐसे काटा, यानी कि जितना ए एम होगा उतने बी एम होगा, इस तरह से काटा है। तो अब यहीं से समझ लो, जो ये होता है, जो ये पॉइंट सी है, इसे बोलते हैं बिंदु, जो सी है, बिंदु सी, ये क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, समझ लेना, ठीक। और जो सीएम है, रेखा सीएम, ये है वक्रता त्रिज्या, समझना यहाँ से, अभी तुम्हें हर चीज समझाऊंगा, बस यहाँ समझना चलना, ये है वक्रता त्रिज्या, ठीक। और जो ये एम है, बिंदु एम, इसे बोलते हैं ध्रुव,
ठीक है। अब इसी पॉइंट को हम इस तरह से ऐसे बढ़ाते चले जाए। सीधी रेखा है सपोज, ये एकदम सीधी रेखा है, ये तो सी आ गया और इसी के आ गई, ये ऐसे बढ़ती चली जाती। तो जो बिंदु एम ये ध्रुव हो गया। हाँ, अब ये यहां से मान लो, हमने मान लिया जेड मान लिया, तो जो जेड एम है ये है मुख्य अक्ष, ठीक है। और जो ए बी है, ये जो ए बी तुम्हें दिख रही है ये है द्वारक, ठीक है। ये सीधी लाइन, ये जो लाइन दिख रही है ना ए बी, ये द्वारक है। और जो ए एम बी है ये परावर्तक था। अब चीजें यहां समझना, मैंने तुम्हें सब बता दिया। और ये तुमसे एग्जांपल लिया था सेव का तरह का, ठीक। लाइक सेव मैंने एग्जांपल ले लिया, अब सेव से तुम समझ जाओगे सारी चीजें, ठीक। अपने इमेजिन करना कि जो सेव का बीज है वो उसका केंद्र है, उसी केंद्र को मैंने सी माना। अब बात करते हैं बिंदु सी यानी वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र की डिफिनीशन क्या होगी समझना, तुम भी बना सकते हो। अगर सेव को इमेजिन में रखोगे अपने दिमाग में, सेव क्या गोला स्फेयर है, तो उसी से हमने काट के बनाया, क्योंकि गोले से काट के बनाया गया इसलिए गोली दर्पण हो गया। अब हमने बनाया ये, अब इसका हमने इधर ये जो चीज है ये पॉलिश कर दी। अगर पॉलिश नहीं करते ये, ठीक, हमने इस पॉलिश कर दिया तो ये क्या बन गया, अवतल दर्पण। देखो ये जो पॉलिश किया हुआ भाग है ना, अब इस चीज को, ये इमेजिनरी लाइन है जो ए बी लिखी हुई है, ऐसे ना समझना कि दर्पण होता तो ऐसी लाइन ही होती है, पृष्ठ होता है दर्शक वो, हमने माने इसको द्वारक बोलते हैं, ठीक। यानी कि इसका द्वार जो है वो इतना ही बड़ा है, ऐसे है ना, तो ये यही तो द्वार होता है, तो वो समझो। तो अब बात करते हैं बिंदु सी की। बिंदु सी क्या, वक्रता केंद्र। अब यहाँ समझो, ये सी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर क्या है, उस गोली वस्तु का या उस गोले का केंद्र है जिससे ये लेंस काट के निकाला गया है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि किसी दर्पण का वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है जो जिस गोले से दर्पण काट के निकाला गया उसका केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस गोले से कोई दर्पण काट के निकाला गया है उसका केंद्र, ठीक। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, ये परावर्तक पृष्ठ है ना। ये देखो, ये जो गोलीय दर्पण बना ये किसी गोले से ही तो बना है, तो गोले से काट के निकाला गया तो गोले का भाग, जैसे ये हाथ क्या है, मेरा भाग है ना, शरीर का भाग, उसी तरह से ये गोला हमने इससे काट के निकाला गया है। तो ये जो ये दर्पण है ये इसी का तो भाग है, तो वही लिखा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किसी गोले का भाग है, ठीक, गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र सी, और यहाँ पर ये सी, इस गोले का जो केंद्र है, ठीक है, ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है कि जिस, ऐसे कह सकते हो कि गोलीय दर्पण जिस गोले से काट के निकाला गया है उसका केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। उसका केंद्र, अब चूंकि देखो ये गोला है और यहाँ पर वक्र खाली बना, काट के निकाला तो टेढ़ी लाइन, उसको वक्र बोलते हैं। सीधी लाइन है तो सरल रेखा बोलते हैं, और लाइन को ऐसे घुमा दिया तो उसे बोलते हैं वक्र लाइन, ठीक। इसी तरह से ये वक्रता केंद्र हो गया, घूमे हुए पाए, चूंकि किसका, इस घूमी हुई आकृति का केंद्र तो वक्रता केंद्र, ठीक। तो जिसका ये भाग होता है उस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसकी त्रिज्या सीएम इस दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी, ठीक। अगर तुमसे कहा वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखो, दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखो, तो क्या लिखोगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस, हमने इस दर्पण को इससे काट के निकाला इसलिए इस गोले को साथ में लेके चले, यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये तुम्हारा होगी। अब बात आती है वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र, अब बात आती है ध्रुव की। तो गोलीय दर्पण यानी कि इसका जो परावर्तक तल होता है,
इसके परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, ये है ना मध्य बिंदु, वो ध्रुव कहलाता है। ठीक, इसको P से डिनोट करते हैं, मैंने M से डिनोट कर दिया। P मतलब पोल होता है। ठीक, ठीक, यानी कि जो गोलीय दर्पण है इसका परावर्तक तल ये है ना, ये है परावर्तक तल, यानी जिससे लेंस से भाई दर्पण होगा, दर्पण में किरणें पड़ेंगी फिर वापस आएंगी, तो हम उसी पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो उसका जो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा, यही तो है मध्य बिंदु, बीचों बीच, यानी कि MB और MA बराबर होंगी वहां से, वो उसका ध्रुव कहलाता है। तो तुम्हारी ये हो गई, ये हो गई और ये हो गया। मुख्य अक्ष क्या होता है? अनंत से आने वाली रेखा, जो उसके पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा जो अनंत तक चली जाए, वो उसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, इस तरह से ये पोल हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसको मिलाती हुई रेखा हमने ऐसे खींच दिए, तो वो उसकी मुख्य अक्ष हो गई। तो मुख्य अक्ष समझ में आ गया। बाकी तुम्हारी बुक में सारे का सारा लिखा है, समझाना मेरा काम था, वो मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया। अब द्वारक, ये द्वारक होता है, यानी गोलीय दर्पण के किनारों को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो द्वारक कहलाता है। देखो गोलीय दर्पण का एक किनारा B है और एक किनारा A है, इसको जो ये मिला दिया यही द्वारक हो गया। ऐसे समझो, ये जैसे ये हाथ है मेरा, ऐसे ये ऐसे मैंने बताया, तो इसका जो ये भाग है, ये और इसको ऐसे मिला दिया। जैसे तुमने धनुष देखोगे ना, धनुष या एक लकड़ी को ऐसे बेंड करोगे, और बेंड करने के बाद उसका जब धनुष बनाते हो तो क्या करते हो, एक लकड़ी लेते हो, उसको ऐसे बेंड करते हो, एक रस्सी से उनके दोनों किनारे बांध देते हो। जो वो रस्सी है वो उसके द्वारक की लंबाई के बराबर होती है, यानी कि जो रस्सी है, अब ऐसे हमने घुमा दिया तो वो बन गया तुम्हारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों आ जाएंगे। अगर घूमे हुए भाग की तरह तुम पॉलिश कर दोगे, ठीक, तो उत्तल दर्पण हो गया। अगर बाहर के उठे हुए भाग की तरफ पॉलिश कर दोगे तो वो अवतल दर्पण हो गया। तो वो जो रस्सी है तो वो द्वारक हो गई, और वो जो लकड़ी तुमने ऐसे मोड़ के धनुष बनाया, वो जो लकड़ी है वो हो गई परावर्तक तल। इतनी बात समझ में आई। और जो घुमाने के बाद रस्सी बांधी वो हो गया द्वारक। ये बात समझ में आ गई होगी। चलो, तो ये तुम्हारा हो गया, तो द्वारक भी हो गया, परावर्तक तल भी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो जो टर्मिनोलॉजी हम इमेज बनाने में, यानी आरेख की तरह से जब इमेज बनाएंगे कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, तुम्हारे एग्जाम में आएगी। अगर नहीं भी आती तो समझना जरूरी है, क्या जाता है 1-2 घंटे में। तो वो सारी चीजें मैंने तुम्हें इसमें समझा दी। अब हम तुम्हें सिर्फ इमेज बनाना बताएंगे कि कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ नहीं बनेगी, ये चीजें बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें आगे से पढ़ना है तो लाइक कमेंट जरूर है। अगर कमेंट करोगे तो ही मैं पढ़ाऊंगा, अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक, क्योंकि हमें भी तो कुछ चाहिए, हम तुमसे सिर्फ कमेंट मांगते हैं। लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चीजें जैसे मैंने तुम्हें समझाई है, एक व्हाइट बोर्ड पर जिस तरह से कोई समझा सकता, बेहतर कोशिश की मैंने, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि चीजें तुम्हारे दिमाग में एकदम इमेज बन जाए। ठीक, तो वो चीजें मैंने तुम्हें सारी की सारी समझा दी, क्योंकि बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण कौन सी बला है। तो वो सारी चीज तुम्हें मैंने बता दी किस तरह से आती है, किस तरह से नहीं आती। तो अब मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक और शेयर करोगे। ठीक, कमेंट जरूर करना। चलो, आज की क्लास यहीं तक।